नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस देश में पशुओं की जान की कीमत से सस्ती इंसान की जान की कीमत है, क्योंकि हाल फिलहाल के सालों में धर्म और पशु तस्करी के नाम पर जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, नरमी बरतें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। लेकिन इन विषयों पर जो समाज के छुट्टा जानवर घूम रहे हैं उन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। खासकर हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में पिछले 10 सालों में मासूमों की जान की बलि चढ़ाई गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि इसके सहारे वो अपनी सियासत की खेती में वोटों की फसल लहलहाती चली आ रही है। भले इस खेती को मासूमों के खून से सींचा जा रहा हो। सरकार भले ही झूठा ढोंग रचती हो कि वो इन घटनाओं से आहत है, लेकिन इसे रोकने के लिए उसने आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। इसी का नतीजा रहा है कि हरियाणा और राजस्थान में बेबस और मासूम लोग बेकाबू भीड़ के हत्थे चढ़ गए। मोनू मनेसर जैसे उन्मादी लोगों को STF जैसी छूट अलग अलग राज्यों में दी गई है। उसका असर इन राज्यों में आने वाली नस्लों पर भी पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। हरियाणा में गौरक्षकों का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। वो मुस्लिम विरोधी नफरत का गढ़ बन गया है। राज्य के 2015 के गौरक्षक कानून ने NCR में गौरक्षकों की एक नई नस्ल तैयार कर दी है, हिंसक नस्ल तैयार कर दी है। मोनू मानेसर से लेकर बिट्टू बजरंगी और रॉकी राणा तक ये बाउंसर, बंदूक और SUV वाली जीवन शैली की आकांक्षा रखते हैं, जो उनके हिंदू धर्म के मजबूत ब्रांड का प्रतीक बन गया है। यहाँ कई लोग गर्व से दावा करते हैं कि जब भी कोई वाहन हिसार से गुजरता था तो वह हत्या के आरोपी मोनू मानेसर के साथ समन्वय करते थे, कोऑर्डिनेशन करते थे। ये पिछले सितंबर में मोनू की गिरफ्तारी को प्रशासन की विफलता बताते हैं। उनका तर्क है कि गौरक्षकों को खुद ये काम करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस उसी तेजी से जवाब नहीं देती। हरियाणा अब असहाय रूप से अपने ही बनाए जाल में उलझा हुआ है। ये काफी हद तक उदासीन पुलिस, हिंदुत्व विचारधारा और आक्रामक निगरानी समूह के एक तेजी से बढ़ते स्वतंत्र उद्योग के बीच फंस गया है। राजमार्गों पर ये गौरक्षक गिरोह की तरह काम करते हैं, मुखबिरों का एक पूरा नेटवर्क चलाते हैं, बेतहाशा तेज गति से पीछा करते हैं और अक्सर धार्मिक कर्तव्य की आड़ में पैसे वसूलते हैं। पिछले 2 हफ्तों में ही 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। चरखी दादरी में एक मुस्लिम मजदूर और फरीदाबाद में एक हिंदू किशोर की गलत पहचान के मामले में गौरक्षा के बहाने हत्या कर दी गई। अब हिंसा बढ़ने के साथ राज नियंत्रण हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। ज्यादातर हिंदू गाय को पवित्र पशु मानते हैं और हिंदू बहुसंख्यक भारत के अधिकांश हिस्सों में गौ हत्या निषिद्ध है। मई 2015 से बीफ के खिलाफ निगरानी समूह के उग्र अभियान के कारण हिंसक भीड़ ने 7 अलग अलग घटनाओं में एक 12 साल के लड़के सहित कम से कम 10 मुसलमान लोगों की हत्या कर दी। जुलाई 2016 में गुजरात में निगरानी समूह के सदस्यों ने गौ हत्या के संदेह में 4 दलितों को नंगा किया, उन्हें एक कार से बांधा, लाठी डंडों बेल्टों से बेतहाशा पिटाई की। कई मामलों में हमलावरों ने पीड़ितों से नकदी और उनके फोन भी लूट लिए, उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। 1 अप्रैल 2017 को उत्तर पश्चिम राजस्थान में भीड़ ने 55 साल के दूध बेचने वाले एक बुजुर्ग को पहलू खान और 4 अन्य पर डंडे और बेल्ट के साथ बेरहमी से हमला किया। 2 दिन बाद चोटों के कारण फजलू खान की मौत हो गई। 6 अभियुक्तों में से 3 को गिरफ्तार किया गया। राज्य की भाजपा सरकार ने हत्या की निंदा नहीं की।
राजस्थान के गृह मंत्री ने पीड़ितों पर दोष लगाकर तथाकथित गौरक्षकों का बचाव करने की कोशिश की। उनका बयान देखिए, जो लोग जानते हैं कि गाय का गैर कानूनी व्यापार अवैध है, लेकिन वे ऐसा करते हैं, गौ भक्त उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वाह मंत्री जी वाह, कहते हैं लेकिन कानून अपने हाथ में लेना अपराध है। अब जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करने लगेंगे, तो भला इन अपराधों को गैर कानूनी कहने की हिमाकत आखिर किसके अंदर होगी। सरकार की गोदी में बैठे ऐसे लोग हर रोज हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और गुजरात समेत अलग अलग राज्यों में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पशुओं के नाम पर होने वाली इन हत्याओं पर कोई भी बात नहीं करता, ना किसी का मुंह खुलता है और ना ही कोई बोलना चाहता है। हर किसी को अपने वोट बैंक के नाराज होने का डर सताता है, जिस वजह से इन पहलुओं पर किसी की भी नजर नहीं जाती। सवाल आखिर है कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक इस पर सबकी निगाह पड़ेगी, कब तक लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इसमें लगाम नहीं लगाई गई तो मोनू मानेसर समेत उनके गैंग के लोग अपनी भौं सिकोड़कर आस्तीन समेटकर लोगों की सांसों पर भी अपना अधिकार जमाते रहेंगे और लोगों की जान लेते रहेंगे। हरियाणा में कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव का प्रक्रिया चल रही है। ऐसा माना जा रहा है इस बार चुनाव में ये तगड़ा मुद्दा बनने वाला है। भाजपा शासित राज्यों में, प्रदेशों में विशेष जातियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ भी इस वक्त जनता हो चुकी है। सबने मन बना लिया है कि इन हिंसा पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ऐसे मौके पर मुझे राहत इंदौरी की शायरी याद आती है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। पिछले महीने हुई एक घटना इस शायरी के लिए नजीर का काम करती है। हर बार विशेष धर्म को निशाना बनाते बनाते कब गौरक्षकों के दल ने एक हिंदू को निशाना बना लिया, पता ही नहीं चला। इस एक हादसे में गौरक्षक दलों की छवि पर राज्य में गहरा असर डाला है। यहाँ गौरक्षा की सेवा से जुड़े लोगों का भी मानना है कि इस एक हत्या से गौरक्षक दल की छवि धूमिल हुई है। हम बात कर रहे हैं आर्यन मिश्रा हत्याकांड की। इस हत्याकांड ने खूब सुर्खियां बटोरी। वह जुनैद या अखलाक नहीं था, नासिर या मुमताज भी नहीं था। हालांकि ऐसा होना कोई गुनाह नहीं है। उसका नाम आर्यन था, वो मिश्रा था, सिर्फ 19 साल का था, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी था। सीधे 2 गोलियां उतारकर उसे मार दिया गया। किशोर आर्यन ना एक्टिविस्ट था, ना आंदोलनकारी। अपनी आयु के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही वह धर्म में लीन था। अपने परिवार को अत्यंत सीमित आमदनी और उसके चलते बुरी आर्थिक स्थिति के बावजूद अनेक धर्मस्थलों की तीर्थ यात्रा कर चुका था। पिछले 2 सालों से तो वो कावड़ भी ला रहा था। उसके बाद ज़्यादातर समय पढ़ाई करता था, ताकि बाइक टैक्सी बुकिंग के अत्यंत साधारण से रोजगार में लगे अपने पिता और परिवार की हालत को सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी अपना योगदान दे सके। ये घटना दूर किसी गांव देहात में नहीं है, हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद के बीच उस एनसीआर की है, जहां से आवाज भर की दूरी पर मोदी और शाह बैठे हैं। उस प्रदेश की है जहां उन्हीं की पार्टी भाजपा की सरकार है और महीने भर में जहां विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। इस स्तब्ध कर देने वाली नृशंस हत्या को अंजाम देने वाले हत्यारे जिस गाड़ी में बैठकर आए थे, वो पुलिस की गाड़ियों पर लगने वाली पीली बत्ती से सुसज्जित थी। पुलिस इसे गलत पहचान, मिस्टेक आइडेंटिटी का मामला मानती है। उनके आला अफसर हत्यारों को अच्छा इंसान बताने से भी गुरेज नहीं करते और बिना किसी हिचक या लाशरम के कहते हैं कि हत्यारों ने उसे भी गौ तस्कर समझने की गलती में एक गलत आदमी को मार दिया। मतलब ये कि यदि मरने वाला आर्यन मिश्रा नहीं आरिफ मोहम्मद होता तो ऐसा करना शायद जायज था। इस बार बच्चों से गलती हो गई। ये वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने आर्यन की हत्या पर रोष और शोक व्यक्त करने के लिए केवल कैंडल मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। अब आप समझ लीजिए कि इस स्टेट की पुलिस की भी मानसिकता किसी गहरे अवसाद की शिकार हो चुकी है। यानी यहाँ पर रोज गौ सेवा के नाम पर जान लेना जारी है, जिसका संरक्षण यहाँ की लोकल पुलिस बखूबी करती आ रही है। आर्यन के मारे जाने के ठीक 3 दिन बाद हरियाणा के ही चरखी दादरी में बंगाल से आए कावड़ व्यापारी साबिर मलिक की हत्या कर दी गई।
एक असमिया मजदूर को अधमरा कर दिया गया। यहाँ भी इस कांड को अंजाम देने वाले युवा ही थे। इनमें से 2 खुद को नाबालिग बच्चे हैं। पलवल में हत्यारे पुलिस की बत्ती लगी गाड़ी में आए थे, तो चरखी दादरी में उन्होंने इस बीभत्स कांड के लिए एम्बुलेंस की गाड़ी का इस्तेमाल किया। ज़्यादा चिंताजनक और दर्ज किए जाने की बात यह भी है कि इस मामले में मीडिया और समाज में इस घटना पर उस तरह की बेचैनी और क्षोभ देखने को नहीं मिला जिस तरह की प्रतिक्रिया कुछ हद तक किशोर आर्यन मिश्रा के केस में हुई थी। लेकिन हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, और इससे भी ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि भाजपा के बड़े बड़े लीडर इस मामले में आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए। जरूर सोचिएगा कि यह नफरत की आग कहीं मेरे और आपके घरों तक तो नहीं पहुंच रही। जरूर सोचिएगा क्या इस धर्म की आग देश के टुकड़े कराने की हद तक तो नहीं जा पहुंची है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे जरूर बताइएगा ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।